Hello, today I will discuss about some problems. All the problems are based on previous concept which I delivered in the previous lectures. The first problem is, if a body gives out 10 to the power 9 electrons every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे कुछ चार्जेस हैं और इस बॉडी से हमने कितना चार्ज रिमूव करना है, 1 कूलम। लेट दिस इज कैपिटल क्यू। और किस रेट से रिमूव हो रहा है, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। मीन्स पर सेकेंड में कितना चार्ज रिमूव हुआ, कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे लगाएंगे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, Q is equal to n into E. n is 10 to the power 9 and E is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम पर सेकेंड। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो कैसे निकालोगे कि हमारे पास टोटल चार्ज जो फाइंड आउट रिमूव करना है वो है Q, और किस रेट से रिमूव हो रहा है, स्मॉल q। तो टाइम निकल जाएगा आपका 1 कूलम डिवाइडेड बाई 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम पर सेकेंड। तो ये क्या बनेगा आपका 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power minus 10 सेकेंड। ये आपका आ गया टाइम। अब ये टाइम आपने सेकेंड में निकाला, अभी आप इसको आवर्स में भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ डेज में भी निकाला जा सकता है, ईयर्स में भी निकाला जा सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपसे किस में पूछा जा रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और एक इस पे बेस्ड है चार्ज क्वांटाइजेशन पे, Q इज इक्वल टू n इंटू ई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अ बॉल P ऑफ 10 ग्राम कैरीज पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to another ball Q fixed at 7 cm below the former ball so that upper ball is stationary? तो देखिए इस सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक बॉल है हमारी P और इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कितना है, लेट Q1। तो Q1 की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और इसका मास भी दिया हुआ है कितना, 10 ग्राम। और कह रहा है इससे 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इससे नीचे एक बॉल और है। एक कौन सी बॉल है, Q। और इस बॉल पे जो चार्ज है वो हमें फाइंड आउट करना है, और ये चार्ज किस नेचर का है ये भी हमें फाइंड आउट करना है। चार्ज का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है और नेचर भी फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बॉल है हमारे पास P पे चार्ज दे रखा है 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम और मास दे रखा है 10 ग्राम। अब इस 10 ग्राम को आप अगर एमकेएस में कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और ये केजी में कन्वर्ट होगा। अब कर रहा है 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे नीचे एक और चार्ज है, एक और बॉल है जिसपे चार्ज फाइंड आउट हमें करना है। तो 7 सेंटीमीटर को पहले एमकेएस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अब ये जो कर रहा है कि ये जो नीचे एक बॉल रखी हुई है Q, इस पे कितना चार्ज और किस नेचर का चार्ज होगा कि ये वाली बॉल नीचे नहीं आएगी, मतलब यहीं पे स्टेशनरी रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो ये वाली बॉल इक्विलिब्रियम में कब हो सकती है, जब ये वाली बॉल इसको रिपेल करे। क्यों, क्योंकि अगर इस बॉल का कुछ मास है तो mg नीचे वर्क करेगा, और mg नीचे वर्क करेगा तो नेचुरल सी बात है कि ये नीचे आएगी। लेकिन अगर नीचे नहीं आ रही, इसका मतलब इसको कोई ना कोई फोर्स है जो काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो वो फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रहा है, इस Q से। मतलब ये Q जो बॉल है इस बॉल को रिपेल कर रही है। तो रिपेल कब करेगी, जब दोनों सेम नेचर के चार्जेज होंगे। दोनों बॉल पे अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो रिपल्सन होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो रिपल्सन हो रही है तभी ये इक्विलिब्रियम में हो पाएगा। तो रिपल्सन हो रही है, इसका मतलब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेचर तो आपको पता चल गया कि पॉजिटिव होगा। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करो, इस बॉल P का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो mg नीचे वर्क करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर वर्क करेगा। तो इक्विलिब्रियम के केस में F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
mg, मतलब यहाँ पे आप मैकेनिक्स यूज कर रहे हो। और अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो कूलम्ब्स लॉ से क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg। तो ये आ गया आपका 1/4πε0। Q1 की वैल्यू आपको पता है 5 × 10⁻⁻8 और Q2 आपको फाइंड आउट करना है। R की वैल्यू गिवन है 7 × 10⁻2 मीटर इसका स्क्वायर और मास दिया हुआ है 10 × 10⁻³ kg और G की वैल्यू आपको पता है 9.8। तो यहाँ से आप Q2 फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे एक चार्ज है और एक चार्ज इधर है और एक चार्ज इधर है। ये है आपका 2 माइक्रोकूलम का, इधर भी है 2 माइक्रोकूलम का और इधर है 3 माइक्रोकूलम का चार्ज। और ये सारा सिस्टम सिमेट्रिकल है। ये 3 मीटर की डिस्टेंस है, ये भी 3 मीटर की डिस्टेंस है, ये 4 मीटर की डिस्टेंस है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालें तो 5 मीटर आ जाएगा और ये भी 5 मीटर आएगा। अब इस चार्ज पे हमें टोटल फोर्स निकालना है। तो देखिए 2 माइक्रोकूलम का चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, इधर, क्योंकि रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं, सिमिलर नेचर है इसलिए रिपल्शन होगी। तो एज्यूम करते हैं कि ये फोर्स F1 है। इसी तरह से 2 माइक्रोकूलम का चार्ज भी इधर रिपेल करेगा, तो एज्यूम करते हैं ये वाला फोर्स F2 है। ठीक है, तो अब इस F1 और F2 के आप कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हो। तो अगर हम कंपोनेंट्स ब्रेक करें तो क्या होगा, लेट करते हैं कि ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है सिस्टम सारा। तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो कंपोनेंट्स में अगर आप ब्रेक करते हो तो फोर्सेस कैसे आएंगे कंपोनेंट में, इधर आ जाएगा F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा और इधर आएगा F1 sin थीटा और इधर आएगा आपका F2 sin थीटा। बट ये दोनों चार्जेस सेम है, ये दोनों चार्जेस और ये दोनों चार्जेस सेम है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा और इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो सेम होगा। और क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है तो इसका मतलब ये जो F1 और F2 में लिख रहा हूँ उसको अगर F लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब F sin थीटा और F sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। और नेट फोर्स अगर हम निकालें तो F नेट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2F cos थीटा। तो ये आ जाएगा 2 × F की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0 Q1 2 × 10⁻⁻6 क्योंकि माइक्रोकूलम को मैंने कूलम में चेंज किया है, और यह आ जाएगा 3 × 10⁻6 अपॉन डिस्टेंस 5 स्क्वायर। तो ये आ गया F और cos थीटा की वैल्यू अभी हमें चाहिए। तो यहाँ से अगर आप cos थीटा निकालो इस ट्रायंगल से, किसी भी एक ट्रायंगल से निकालो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5। तो यहाँ पे आप 4/5 पुट कर दो और इस तरह से आप ये कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हो। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9। तो यहाँ से नेट फोर्स निकाला जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि आप रिजल्टेंट निकाल लो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा, वहां से निकल जाएगा, सेम वैल्यू आएगी। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, और ये चार्ज मान लेते हैं कहीं है यहाँ पे। तो कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक पॉजिटिव चार्ज है Q आर हेल्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट व्हाट पोजीशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि Q चार्ज कहाँ पे रखा जाए कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, क्योंकि ये अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है तो तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो पहले तो ये देखते हैं कि इसको कहाँ रखा जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो सारे चार्जेस को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आप क्या करो, किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकाल लो। सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए तो किसी भी चार्ज पे आप फोर्स निकाल सकते हो, या तो इस चार्ज पे आप फोर्स निकाल लो
नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इस चार्ज पे फोर्स निकाल लो, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इस चार्ज पे फोर्स निकाल लो, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में, पहले इस पे बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में तो इस पे लगने वाले फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो एज्यूम करते हैं कि ये 2a डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस में एज्यूम कर रहा हूँ x है। तो इस चार्ज पे, इस चार्ज के थ्रू कितना फोर्स वर्क करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू ई अपॉन एक्स स्क्वायर। और इस चार्ज के थ्रू इस पे कितना फोर्स वर्क करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू ई अपॉन 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल आउट, क्यू ई कैंसिल आउट, it means x square is equal to 2a minus x whole square, means x is equal to 2a minus x, means 2x is equal to 2a, means x is equal to a, x is equal to a। इस x की वैल्यू अगर आप a पुट करते हो तो इसका मतलब ये भी a आएगा, इसका मतलब मिड पॉइंट पे होगा। इस पाथ पे q कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट पे होगा। मतलब हम एक नया डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है और इसके बीच में हमारा चार्ज है q, ये डिस्टेंस भी a है और ये वाली डिस्टेंस भी a है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि E और Q में रिलेशन क्या होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ Q विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। तो इस Q की वैल्यू भी बतानी है। तो इस Q की वैल्यू बताने के लिए आप क्या करो कि अगर हमें सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो किसी भी चार्ज पे हम टोटल फोर्स निकाल के उसको 0 कर देंगे। तो मैं इस चार्ज पे फोर्स निकाल रहा हूँ, इस चार्ज पे मैं फोर्स निकालने जा रहा हूँ। तो नेट फोर्स ऑन E तो कितना होगा, इस Q चार्ज के कारण इस पे फोर्स कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू ई अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके थ्रू जो फोर्स आ रहा है अट्रैक्शन का और इसके थ्रू जो रिपल्सन का फोर्स आ रहा है, दोनों को इक्वेट कर दूं, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई इंटू ई अपॉन 2a होल स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल आउट, ई से ई भी कैंसिल आउट, तो यह आ जाएगा q अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ये यहाँ पे e होगा, तो ये आ गया q इज इक्वल टू e/4। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमने इतना तो निकाल लिया था कि इस q को मिड वे में रखा जाएगा। अब ये मिड वे हमें पता चल गया, मतलब ये डिस्टेंस भी a है और ये वाली डिस्टेंस भी a है। अब इस वाले चार्ज पे मैं नेट फोर्स निकाल रहा हूँ। अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो इस चार्ज पे मैं टोटल फोर्स या तो 0 कर दूं, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसके कारण जो अट्रैक्शन है और इसके कारण जो रिपल्सन है वो दोनों सेम होगी। अगर आप नेट टोटल फोर्स लिखना चाहते हो तो अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव फोर्स लिख रहे हो तो इधर वाले फोर्स को नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तब आप इक्वल टू 0 कर पाओगे। तो दोनों तरीके हैं, जैसे मर्जी आप कर लो। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि अट्रैक्शन वाले फोर्स को रिपल्सन वाले फोर्स से बैलेंस कर रहा हूँ, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इस Q चार्ज के कारण इस पे फोर्स कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू ई अपॉन ए स्क्वायर, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई इंटू ई अपॉन 2a होल स्क्वायर, बिकॉज द टोटल लेंथ इज 2a। तो यहाँ से कैंसिल आउट करके Q की वैल्यू कितनी आ गई, e/4। तो Q का जो चार्ज आया वो इलेक्ट्रॉन के 1/4 वैल्यू के इक्वल हुआ। तो ये तो हमने निकाला कि Q की वैल्यू क्या होगी इक्विलिब्रियम के लिए और Q की पोजीशन क्या होगी, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें देखना है कि ये जो चार्ज है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की केस है क्या है। तो अगर इस चार्ज को मैं थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दूं, अगर इस चार्ज को मैं इस पोजीशन से मिडवे से या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड किधर भी अगर डिस्प्लेस कर दूं, देखो क्या होगा। इस चार्ज को अगर मैं इधर डिस्प्लेस करूं तो
इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, फोर्स वीकर हो जाएगा। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम की केस कौन सी है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की केस है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम जो है अनस्टेबल, मतलब इस लाइन के लॉन्ग क्या है? अनस्टेबल है। लेकिन अगर इसी चार्ज को मैं इक्वेटोरियल लाइन के लॉन्ग डिस्प्लेस करूँ, अगर इक्वेटोरियल लाइन के लॉन्ग में इस चार्ज को डिस्प्लेस करता हूँ तो क्या होगा, देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे मिड वे में मैंने चार्ज रखा है Q, और ये आपका इक्वेटोरियल लाइन है। इस इक्वेटोरियल लाइन के अलॉन्ग अगर मैं चार्ज को मान लो यहाँ पे लेके आ जाता हूँ Q, तो होगा क्या? ये वाला इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को इधर फोर्स लगाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा। अब ये दोनों फोर्सेस कुछ इस तरह से लग रहे हैं, तो इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा। इसका मतलब ये दोनों चार्जेस इस चार्ज को किधर लाना चाहते हैं? इधर। इसका मतलब इस चार्ज की टेंडेंसी मेन पोजीशन की तरफ आने की है, और यहाँ तक आते आते इस फोर्स की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि चार्ज दोबारा इधर चला जाएगा, फिर दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे एसएचएम करेगा। इसका मतलब कि ये चार्ज हमेशा मेन पोजीशन में आने की टेंडेंसी रखता है। अगर कोई बॉडी अपने मेन पोजीशन में आने की टेंडेंसी रखती है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इसका मतलब इस लाइन के अलॉन्ग हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, बट इस लाइन के अलॉन्ग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया। क्या क्या कि ये चार्ज Q की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, तो मैंने बताया मिड वे में होनी चाहिए। फिर हमने निकाला कि इस Q की वैल्यू कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में Q की वैल्यू E/4 आई। उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि जो ये इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, क्या है। तो मैंने बताया कि एक्सियल लाइन के अलॉन्ग ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इस लाइन के अलॉन्ग अगर हम बात करें एक्सियल लाइन के अलॉन्ग, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल। लेकिन अगर इस लाइन के अलॉन्ग बात करें, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन, तो इसके अलॉन्ग ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बाकी कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।